मतलब 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स का इसके ऊपर ही दिया गया, अटेंडेंस के ऊपर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर रिजल्ट कब तक आएगा सर? 1-2 महीने के अंदर आ जाए। सर उसका वो अच्छा कल क्या बोलो सर बोल रहे थे प्रैक्टिकल हम जमा नहीं किए सर ऑफलाइन में, वहां तो बोल रहा था लड़के लोग कोई का तो बोल दो रहा है प्रैक्टिकल कोई लड़का जमा नहीं किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास जब हुआ था उस टाइम तो अटेंडेंस है, उस अटेंडेंस के ऊपर बेस करके प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया गया। ठीक है, तुम कितना क्लास किए हैं कितना नहीं किए हैं वहां से पता चलेगा। सर तो ऑफलाइन में तो हम गए नहीं थे एक दिन भी। तो गया नहीं तो कम मार्क्स मिलेगा, सीधी बात यही है। ठीक है। मिलेगा नहीं, मिल चुका है ऑलरेडी, मार्क्स सब सेंड हो गया। ठीक है, सेंड हो गया, इसके बाद रिजल्ट बन के आएगा। कब तक आएगा सर? सर रिजल्ट कब तक आएगा? बोला ना 1.5-2 महीने के अंदर। ठीक है, तो चलो। अच्छा कल हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक यूट्यूब का लिंक दिए थे, 2 लिंक दिए थे, एंड वहाँ पे बेसिकली जो मैकेनिक्स का एंगुलर मोशन का अनदर एक पार्ट क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्लास वहाँ पे है, क्योंकि हम पहले ले चुके थे, इसलिए वहाँ पे वीडियो बना हुआ है, तुम लोगों लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। मतलब टोटल सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्लास वहाँ पे है, तो दोनों वीडियो फुल्ली देखो। देखने के बाद अगर कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेगा, कुछ क्वेरीज है तो उसको नोट डाउन करके रखो और बाद में पूछ लोगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन और हम नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि वहाँ पे जो 2 लिंक अगर टोटली देखोगे तो वहां से एकदम टोटल चैप्टर का दिया हुआ है। ठीक है, मिला तो सब? यस सर मिल गया। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ ए लिफ्ट हम लोग किए थे, मोशन इन ए लिफ्ट। नो सर। नहीं सर कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हुआ था? सर इम्पल्स का कुछ बता रहे थे, बता दिए थे इम्पल्स का। इम्पल्स का न्यूमेरिकल भी तो किए थे हम लोग। हाँ सर। इम्पल्स का न्यूमेरिकल किए, और इम्पल्स एंड लिनियर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम लोग दिखाए, क्या इम्पल्स इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ये हम लोग दिखाए थे, है ना। तो इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है उस चैप्टर का, दैट इज मोशन ऑफ ए लिफ्ट। ठीक है, उसके पहले अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ हुआ? वो सर नहीं हुआ। अच्छा तो फर्स्ट हम आ रहे सर नहीं हुआ है। अच्छा फर्स्ट हम आ रहे हैं, क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया, अगर तुम किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कुछ एजेंसी को अप्लाई करोगे, एजेंसी क्या होगा, पुश हो सकता, पुल हो सकता, मतलब हम लोग बाहर से कुछ फोर्स अगर अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, सो दैट बॉडी ऑल्सो exert some force on you. If you apply force on a body, so that body also apply force on you. ठीक है, because these forces are opposite to each other but their magnitude are same. Suppose यहाँ पे हम consider कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉडी है, this is body A and this is body B. ठीक है, क्या है बॉडी A एंड यहाँ पे क्या है बॉडी बी। सपोज ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना फोर्स, मान लो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, एंड उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है सपोज मान लो एफ ए बी, मतलब द फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू
ए बॉडी, ठीक है। इसको अगर हम लोग एफ ए बी बोलेंगे, एफ ए बी का डायरेक्शन किस तरफ, जिस तरफ देखो मार्क किया हुआ है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एफ ए बी लिखेंगे। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलेगा, द बॉडी the B body also exert force on A body, ठीक है, and that is equal to FBA। इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो FBA, ठीक है। सो दिस FAB and FBA forces are never act in a same body, कभी सेम बॉडी में एक्टिंग नहीं होगा। These two forces are always act on two different bodies, that is body A के फोर्स क्या है, FBA, and body B के ऊपर फोर्स क्या है, FAB। So according to Newton's third law of motion, that FAB equal to minus FBA, ठीक है, माइनस FBA। minus FBA, so this is very important term, FAB equal to minus FBA, ठीक है। इसके बाद ये तो गया थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब क्या है, इफ one body is applied force on another body, then another body also exerts some force on the first body, ठीक है। so this statement is known as, and these forces are equal but opposite in direction, so this statement is known as Newton's third law। इसके बाद हम लोग आएंगे कि कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम सीखे हैं, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या, पी से हम लोग डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी, एम इनटू वी। बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सपोज कुछ कॉलिशन हुआ, इलास्टिक कॉलिशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, मान लो दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है, u वेलोसिटी लेके जा रहा है, एंड यहाँ पे एक बॉडी है, ओके, दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u2, सपोज u1 लेके जा रहा है, u2 लेके जाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों बॉडी में क्या हुआ, इलास्टिक कॉलिशन हुआ। इलास्टिक कॉलिशन मीन्स टोटल एनर्जी, अरे बस कहाँ गया, लॉग इन विद गूगल, क्या हुआ, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो इलास्टिक कॉलिशन में क्या हुआ, इलास्टिक कॉलिशन में देखो दोनों बॉडी कोलाइड हुआ, सॉरी, दोनों बॉडी ऐसे कोलाइड हुआ, एंड आफ्टर दैट टू बॉडीज आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। पहले मान लो फर्स्ट बॉडी मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी लेके, सेकेंड बॉडी मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी लेके, एंड आफ्टर कॉलिशन फर्स्ट बॉडी मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी लेके, एंड सेकेंड बॉडी मूव कर रहा है कितना, v2 वेलोसिटी लेके, ठीक है, इतना v2। सो इसका नोटेशन हम लिख दे रहे हैं, ओके। तो ऐसा है फिक्स। तो फर्स्ट क्या है, दिस इज मान लो ए बॉडी, दिस इज बी बॉडी, ठीक है। ए बॉडी का मास कितना है, m1, दोनों डिफरेंट साइज का बॉडी है, तो मास शुड बी डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है u1, इनिशियल वेलोसिटी है u1, एंड बी बॉडी का मास क्या है, m2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2, ठीक है। तो दोनों बॉडी कोलाइड किया, कॉलिशन हुआ, कॉलिशन के बाद जिसका मास m1 है, दैट इज ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना, v1, ठीक है। तो मास तो रिमेन सेम, मास कभी चेंज नहीं होगा, एंड बी बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, v2, ठीक है। तो इसका मास क्या था, m1 मास था, एंड इसका मास क्या है, m2 था, ठीक है। तो दोनों बॉडी में क्या हुआ, एक्चुअली सिर्फ कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ, वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u से चेंज हुआ फाइनल वेलोसिटी v। तो कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां पे क्या बोला गया, दैट टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम मीन्स यहाँ पे कितना बॉडीज है, दो बॉडी है, ए एंड बी बॉडी, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर collision and total momentum of a system after collision is remain
सेम और रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे फास्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है बिफोर कॉलिशन, मास इनटू वेलोसिटी। मास था m1, वेलोसिटी कितना है u1, सो m1 u1 इज द momentum of first body before collision, and m2 u2 is the momentum of second body before collision. So before collision total momentum कितना है m1 u1 plus m2 u2, है ना। this is equal to क्या बोला गया, total momentum after collision, that is m1 v1 फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है एंड सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना है m2 v2, समझ में आया, m2 v2। so this statement is very important and this is known as law of conservation of linear momentum। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में आता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो बोलोगे इन इलास्टिक कॉलिशन द टोटल मोमेंटम बिफोर द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम मीन्स ब्रैकेट में लिख दोगे एनी टू बॉडीज और मल्टीप्लाई बॉडी हो सकता है, टू की जगह पे 3-4 बॉडी हो सकता है। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। बट ये तो एक स्टेटमेंट है, इसलिए हम लिख दिया कि m1 u1 इक्वल टू प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बट इस स्टेटमेंट को हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम बोले हैं कॉलिशन है, कॉलिशन मीन्स ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा एंड दैट फोर्स शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर हुआ। तो अभी ये इक्वेशन को प्रूव करने के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जो टर्म हम लोग लिखे हैं, इसका एक्चुअली नाम दे देते हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन यही आता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड प्रूव इट। तो प्रूव करने के लिए देखो पहले तो कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट चाहिए न्यूटन का थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए इसको, क्योंकि देखो जब कॉलिशन हुआ, ऐसा तो नहीं क्या कॉलिशन बहुत लार्ज टाइम लेके हुआ, कोई भी कॉलिशन का इंटरेक्शन टाइम क्या है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, टी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, टी इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग सीखे हैं if a large amount of force is act in a very small time, then this force is known as क्या, this force is known as लास्ट क्लास में हुआ था impulsive force। ठीक है, impulsive force का डेफिनेशन क्या था, if a large amount of force is act in a very small time interval, then this force is known as impulsive force। ठीक है, so इस impulsive force का और impulse का, impulse मतलब the total effect of impulsive force over the total duration of time is known as impulse। so इस impulse का अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब ए बॉडी के ऊपर कितना इम्पल्स हुआ, बी बॉडी कितना इम्पल्स एग्जर्ट किया, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, देन कुछ रिलेशन आ सकता है। ठीक है, एंड इम्पल्स को हम लोग कैसे मेजर किए, इम्पल्स को हम लोग मेजर किए क्या, इट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। सपोज कोई बॉडी का मास था m, कॉल आ गया था, आवाज आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बॉडी का मास क्या था इनिशियली u, इसमें फोर्स अप्लाई हुआ f अमाउंट ऑफ फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम t एंड दैट्स व्हाई इट्स वेलोसिटी चेंज हुआ कितना, u से चेंज होकर क्या हुआ, v हुआ। देन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इम्पल्स
of the body is equal to change in momentum, मतलब फाइनल मोमेंटम दैट इज m into v माइनस इनिशियल मोमेंटम m into u। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमको यहाँ पे मतलब अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूटन मतलब इम्पल्स का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स एंड सेकेंड का सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट। तो दोनों को अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला आएगा क्या नहीं। तो इस पेज को हम मिटा देते हैं, लिख लो अगर कुछ लिखना है तो। तो फर्स्ट, ठीक है, ए बॉडी, ए बॉडी के लिए अलग अलग बॉडी के लिए सोचेंगे। पहले मान लो दिस इज ए बॉडी, ठीक है, दिस इज ए बॉडी। ए बॉडी का मास क्या था, मास था तुम्हारा m1, है ना, एंड पहले उसका वेलोसिटी क्या था, u1 हुआ। बट जैसे तुम्हारा कॉलिशन हुआ, कॉलिशन के बाद उसका वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया, v1 हो गया, बट मास रिमेन सेम एज इट इज m1। ठीक है, तो यहाँ पे ए बॉडी के ऊपर इम्पल्स का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो। मतलब द वैल्यू ऑफ इम्पल्स ऑन बॉडी ए दैट इज आई इक्वल टू, लिख सकते हैं m1 v1 m1 v1 माइनस m1 u1 लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या है, यहाँ पे बी बॉडी है। ओके, बी बॉडी का मास क्या था, m2 था, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u2 था, एंड कॉलिशन के बाद उसका वेलोसिटी चेंज होकर क्या हुआ, v2 हुआ। ठीक है, तो इम्पल्स यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स ऑन फोर्स ऑन बॉडी बी आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m2 u2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इम्पल्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए दोनों बॉडी के लिए फॉर इन एनी इलास्टिक कॉलिशन। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, ए बॉडी भी बी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किए एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू मेनली एफ ए बी। ठीक है, सिमिलरली बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर कुछ अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज रिएक्शन फोर्स, सो दिस इज बेसिकली एफ बी ए। ठीक है, सो एफ ए बी एंड एफ बी ए जो है दीज आर ऑपोजिट, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम वेक्टर साइन भी देंगे क्योंकि फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी, एंड यहाँ पे क्या देंगे, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि दीज फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, एफ ए बी के साथ हम टी को मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही सकते हैं क्योंकि बोथ साइड टी तो कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो एफ ए बी इंटू टी इक्वल टू माइनस एफ बी ए इंटू टी लिख सकते हैं। बताओ किसी का कुछ डाउट है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम एक्चुअली आई, दोनों आई लिखे हैं, तो हम यहाँ पे आई ए लिख देते हैं पहले जब इम्पल्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि ए बॉडी के ऊपर इम्पल्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बी एंड ए बी क्या था, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, एंड ए बी ए क्या था, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी। कौन बोलो, अच्छा ठीक है, तब ये दोनों वैल्यू को देखो, एफ ए बी इंटू टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बोलो,
एफ ए बी इंटू टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई लिखते हो सर। आई, आई क्या होगा? आई ए और आई बी? आई ए। आई ए, वेरी गुड, आई ए। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे माइनस था उसको माइनस माइनस। रहने दो, हाँ माइनस तो रहेगा ही, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बी। सो आई ए इक्वल टू माइनस आई बी। ठीक है, आई ए इक्वल टू माइनस आई बी। तो अभी क्या करना है? आई ए एंड आई बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो आई ए इक्वल टू क्या था? आई ए इक्वल टू देखो, देखते हैं क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई बी का वैल्यू क्या है? m2 v2 माइनस m2 u2, m2 u2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके देखो जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट था वो प्रूव हुआ या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जैसे था ऐसे ही रहने दो, m1 v1 माइनस m1 u1, इसको v है, दिस इज v। ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट हटा दो, m2 u2, उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m2 v2 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिख लो, देखो क्या होगा। अगर अरेंज करके लिखोगे तो देखो यहाँ पे m1 u1, उससे पहले क्या है? माइनस है, तो उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, मतलब इस टर्म को इधर लेके जाओ, तो माइनस m1 u1 चेंज होके क्या हो जाएगा? प्लस m1 u1। तो यू कैन राइट दैट m1 u1, और राइट हैंड साइड में क्या है? m2 u2 है, प्लस m2 u2। ठीक है, m2 u2, दिस इज इक्वल टू m1 v1 m1 v1 m1 v1 प्लस, देखो इसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? m2 v2। M2 V2 बस। ठीक है, तो देखो यही तो था, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या था? टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, एंड m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या था? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। ठीक है, सो बिफोर कॉलिशन टोटल मोमेंटम क्या हुआ? ये बराबर हो गया आफ्टर कॉलिशन टोटल मोमेंटम। So that means total linear momentum is conserved for any elastic collision। ठीक है, total linear momentum is conserved for a system, means multiple body हो सकता है। ठीक है, for a system, conserved for a system in a elastic collision, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन लेकिन बहुत एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। बताओ, किसी का कुछ क्वेश्चन था तो बताओ। सर कुछ हाँ बोलो। सर इसको अलग अलग फॉर्मेशन में इसको सॉल्व किया जा सकता है सर। अलग जैसे अलग कि अलग अलग फॉर्मेशन, जैसे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ अदर टाइम है सर। जैसे मोशन ऑफ सिंगल बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड टू बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड थ्री बॉडीज, अलग अलग स्ट्रिंग में सर। हाँ हेलो सर। बोलो फिर से।
हाँ फिर से बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है सर, लगता है मेरा आवाज नहीं बोलो, आवाज आ रहा है तुम्हारा। आवाज आ रहा है। हेलो। सर कट कट के यस सर सर, सही है। आपका आवाज आ रहा है। हाँ तो क्या क्वेश्चन कर रहे थे बोलो। कौन, उसका नाम क्या था जो क्वेश्चन कर रहे थे? विक्की भैया बोलिए। विक्की बोलो। सर मेरा नेटवर्क एरर जा रहा है सर, बाद में पूछ लेंगे। नेक्स्ट प्लीज अच्छा कंटिन्यू ठीक सर। ठीक 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 है। तो इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सपोज यहाँ पे कुछ टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक W to mg, sorry, due to the weight W equal to mg always act towards downward direction, क्योंकि G is acting in downward, ठीक है। यहाँ पे W equal to क्या होगा, mg। So as per Newton's second law, मतलब table also exerts some opposing force or reaction force in opposite direction. So W क्या है, ऑब्वियसली फोर्स, क्योंकि F इक्वल टू मेनली एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग सीखे हैं। बट जब A इक्वल टू G, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट फोर्स इज मेनली द वेट, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल पुल दैट ऑन ए बॉडी इज नोन एज इट्स वेट। सो वेट का डायरेक्शन क्या है, W इक्वल टू mg ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू third law of motion, an opposite force will act on the body by the table, and that force is mainly known as reaction force. इसको अगर हम लोग R से डिनोट करेंगे, ठीक है, we can write that R equal to minus mg और माइनस W, ठीक है। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डिफरेंट क्या है, दोनों फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। सो R इक्वल टू माइनस mg। सो दिस R इज मेनली known as क्या, रिएक्शन, मतलब रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन, अगर W को हम एक्शन बोलेंगे देन R को क्या बोलेंगे, रिएक्शन। सो रिएक्शन फोर्स, ओके, रिएक्शन फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट ही हम लोग किसमें लगाएंगे, जब मोशन ऑफ ए लिफ्ट, मतलब मोशन ऑफ ए लिफ्ट मीन्स सपोज ए मैन और ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज मूविंग। कैसे मूव हो सकता, कभी लिफ्ट रेस्ट पोजिशन में रह सकता, मतलब स्टेशनरी रह सकता, कभी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता, कभी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता, और क्या हो सकता, लिफ्ट का अगर थ्रेड जो है वो थ्रेड अगर ब्रोक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, देन क्या होगा, लिफ्ट फ्री फॉल। फॉल, हाँ फ्री फॉल हो जाएगा। देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इन दैट केस A इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री फॉल बॉडी के लिए मतलब द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट रियलाइज हिमसेल्फ वेटलेस फील करेगा, ठीक है। तो एक एक केस हम आते हैं। सर हाँ बोलो। सर W इक्वल टू mg डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ W इक्वल टू mg, देखो यहाँ पे G क्या है एक्चुअली, मतलब W क्या है यहाँ पे वेट, ठीक है। वेट भी वन काइंड ऑफ फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज मेनली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो बताओ ग्रेविटेशन चैप्टर तो तुम लोग पढ़े हैं, ग्रेविटेशन में तुम लोग क्या सीखे हैं, एवरी बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस
is attracted towards the center of the earth, है ना, towards the center of the earth. And मान लो this is earth, suppose this is earth surface, ठीक है, and center से उसका circumference तक radius that is equal to capital R, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इक्वल टू समथिंग 1000 किलोमीटर, 6340 आई थिंक, ठीक है, 6400 इतना किलोमीटर, है ना, नियर अबाउट। तो मान लो आर्थ सरफेस के ऊपर कुछ बॉडी है, एंड जिस बॉडी का मास कितना है, वेरी स्मॉल, कंपेरेबल कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली एम मतलब द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस एंड द मास, इसका टोटल अर्थ का मास कहाँ पे कंजर्वेटिव है, इट इज कंजर्व्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ओ सेंटर है तो टोटल मास कहाँ पे कंजर्व्ड है, यहाँ पे सेंटर पे कंजर्व्ड है। सो इन बिटवीन दिस टू मासेस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देयर शुड बी सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज F इक्वल टू m1 m2, मतलब यहाँ पे m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, ठीक है, m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। बट दिस फोर्स इज वेरी वीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो r का वैल्यू जो है 6400, मतलब वेरी लार्ज वैल्यू है। तो F इज, इसको लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू जितना ज्यादा होगा F उतना लो होगा, ठीक है, उतना वीक होगा। तो दिस फोर्स इज वेरी वीक, ठीक है। तो इसलिए अर्थ सरफेस में देखो और एक बॉडी है, सपोज हम लोगों को सराउंडिंग्स में तो कोई ना कोई बॉडी है ही, उस बॉडी का भी कुछ डिफरेंट मास है, सपोज हम लिख रहे हैं कि उसका मास है m1, ठीक है। सो ड्यू टू दिस टू डिफरेंट मासेस एंड बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, सर्टेन डिस्टेंस, सपोज स्मॉलर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, there also be some force of attraction in between m and m1, ठीक है। So as the distance small r is very small comparable to capital R, very small comparable to capital R, so I say that this force is very weak force, as very strong force, ठीक है। मतलब m1 and m के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, this force is very strong force comparable to the force act between m and capital M। इसलिए हम क्या है, हम लोग अर्थ सरफेस में स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं। कभी नहीं तो क्या होता, अगर उस मतलब सराउंडिंग्स से जो बॉडी है उसका फोर्स अगर नहीं रहता, हम लोग अर्थ का सेंटर तरफ ऑलवेज भागते जाते हैं, है ना। तो इसलिए देखो एवरी बॉडी का मास, ठीक है, मतलब किस तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका सेंटर तरफ एक फोर्स एक्ट हो ही रहा है, ठीक है। एंड दैट फोर्स इज मेनली नोन एज ग्रेविटेशनल पुल। सो इसका वैल्यू क्या है एक्चुअली, क्योंकि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू m इंटू a, सो ग्रेविटेशनल पुल मीन्स यहाँ पे a के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी कैन राइट दैट W इक्वल टू m इंटू g। W इक्वल टू क्या होगा, m इंटू g। सो दिस इज द वेट, इसलिए वेट का डायरेक्शन हम लोग क्या देंगे, डाउनवर्ड। कभी वेट अपवर्ड डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लोगे एंड वो कुछ टेबल के ऊपर हो सकता है, कुछ फ्लोर के ऊपर हो सकता है। जब मान लो हम लोग फ्लोर पे चल रहा है तो हम लोग का वेट किस तरफ, कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब फ्लोर के ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्लोर भी क्या करेगा, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, वो भी हम लोग के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू हम लोग का वेट है, बट इट्स डायरेक्शन शुड बी डिफरेंट। सो आर इक्वल टू माइनस mg। समझ में आया? यस सर। सर रिज्वाइन करना है क्या सर? हाँ रिज्वाइन करना है? हाँ, आज लिफ्ट मोशन कंप्लीट कर देते हैं और 10 मिनट के बाद, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेके भेजो अटेंडेंस।
ओके सर। देखो, और टाइम कितना है? टाइम हो चुका है। अरे बस हो गया। यस सर, ये हो जाए, मीटिंग एंड हो जाए। ठीक है, फिर ज्वाइन करो।